हेलो गाइस एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ की वीकली सीरीज, जिसमें हम नवंबर का वीक 2 डिस्कस करेंगे, दैट इज फ्रॉम 7th ऑफ नवंबर टिल 13th ऑफ नवंबर। बट उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा हमारे प्रारंभ बैचेस 4 के बारे में, जो कि 14th ऑफ नवंबर से चालू होने जा रहे हैं। और ये जो कोर्स है वो आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू का एक एंड पॉइंट होगा। और इसके साथ ही साथ इसमें कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यू फीचर्स ऐड किए गए हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे सुपर सेवर करंट अफेयर्स, अल्ट्रा रिवीजन मॉड्यूल्स फॉर प्रीलिम्स, देन इसके बाद शेड्यूल विद अलार्म, वीकली परफॉर्मेंस फीडबैक सेशन, वेकअप ऑफिसर, डिफीट योर ओपोनेंट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। So to know more about these courses, do contact on the details given below. Or if you have any query or if you want to join the course, then also contact on the details given below. ठीक है, अब चलो आते हैं हम अपने पहले आर्टिकल में। पर जैसा कि हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि कोई भी आर्टिकल को लेने से पहले मैं आप सभी के सामने क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा। आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे कमेंट सेक्शन में वीडियो पॉज करके। देन आफ्टर एक्सप्लेनिंग द आर्टिकल आई विल बी कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट रशियाज फार ईस्ट। देखो, अभी रिसेंट में रशिया इंडिया टॉक्स कंडक्ट हुई हैं, ठीक है, जिसके तहत दो चीज़ें न्यूज़ में बड़ी रही। कौन कौन सी? एक तो थी INSTC, ठीक है, और दूसरी थी व्हाट, रशियाज फार ईस्ट। तो ये दोनों ही मैपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके, तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट रशियाज फार ईस्ट। देखो, जो रशिया का ईस्टर्न रीजन है ना, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज रशियाज फार ईस्ट, कंप्लीटली जो ईस्टर्न रीजन है। लेकिन याद रखना, जो ईस्टर्न रीजन है वो पॉलिटिकली और जोग्राफिकली थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि जो रशिया ने इसे पॉलिटिकली डिफरेंट किया, दैट इज फार ईस्टर्न फेडरल डिस्ट्रिक्ट, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम जोग्राफिकल। जैसे जोग्राफिकल वाला ना थोड़ा सा और एक्सटेंड होता है और मंगोली से बॉर्डर टच करता है, बट यहाँ पर इसका जो पॉलिटिकल पार्ट है उसका मंगोली से बॉर्डर टच नहीं दिखाया गया है। इसलिए मैंने इस मैप को यूज़ किया था कि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है, कि पॉलिटिकल फार ईस्ट थोड़ा सा अलग है और जोग्राफिकल फार ईस्ट अलग है। समझ में आया कि जो जोग्राफिकल फार ईस्ट है उसकी मंगोली से थोड़ी सी बॉर्डर यहाँ पर टच होती है। अब ये समझो इसको सराउंड कौन कौन करता है। ऊपर आपको मिलेगा यहाँ पर आर्कटिक ओशन, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर आपको मिलेगा पैसिफिक ओशन, कंप्लीट दिस इज पैसिफिक ओशन। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर आपको बॉर्डर टच देखने को मिलती है 3 कंट्रीज़ की। एक तो यहाँ पर हो गया नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की यहाँ बड़ी छोटी सी बॉर्डर टच होती है, याद रखिएगा, यहाँ पर विजिबल नहीं है, बट इफ़ यू विल सी बाय जूमिंग द मैप तो आपको दिखेगा नॉर्थ कोरिया की यहाँ पर हल्की सी बॉर्डर टच होती है रशिया के साथ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर चाइना से डायरेक्ट बॉर्डर टच होती है और यहाँ मंगोली से बॉर्डर डायरेक्ट टच होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर USA आपको पता होगा, यहाँ अलास्का है, और दिस इज जापान। तो अलास्का और जापान के साथ ये एक मैरी टाइम बाउंड्री भी शेयर करता है हमारा रशियाज फार ईस्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि रशिया का फार ईस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि वर्ल्ड का 1/3 ऑफ द कोल रिजर्व यहीं पर लोकेटेड है। बट पता है इशू क्या है यहाँ पर? इशू ये है कि ये जो रीजन है ना, लाइक काफ़ी बर्फीला एरिया है, यहाँ पर बहुत इनएक्सेसिबिलिटी है, ऊपर आर्कटिक है, तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है ना उतनी डेवलप नहीं हुई कि हम हार्नेस कर सके। ऊपर से रशिया ने कभी भी इस रीजन में फोकस भी नहीं किया, तो अब पुतिन साहब फोकस करना चाहते हैं इस रीजन में, बिकॉज वो समझ चुके हैं कि ये जो मॉस्को से हमेशा आगे बढ़ना, रूट के लिए सर्च करना, मोर और लेस इनको वॉर्स पे ज़्यादा इन्वाइट करता है। सो बेटर देन दैट इफ दे कैन ओपन दिस ईस्टर्न फ्रंट, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है इनके लिए, ठीक है। साथ ही साथ चाइना से ट्रेड भी थोड़ा आसान हो जाएगा। वैसे तो डायरेक्ट बॉर्डर है, कोई बात ही नहीं, बट स्टिल ये जो लैंड रूट होता है वो एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू द सी और ओशियन रूट, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जब इन्होंने अपनी पॉलिसी बताई कि हम फार ईस्ट को डेवलप करना चाहते हैं, उस टाइम पे इंडिया ने भी अपनी 2019 में एक पॉलिसी अडॉप्ट की, दैट इज एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी, जिसमें ये जो उनका रशिया का फार ईस्ट रीजन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर माना गया है इंडिया की इस पॉलिसी के लिए। और इसीलिए उस टाइम पे इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली $1 बिलियन का आप कह सकते हैं लोन भी दिया था इस रीजन को डेवलप करने के लिए, ठीक है। इंडिया के अपने इंटरेस्ट है कि यहाँ पर डेवलपमेंट होगी, रिसोर्सेज मिलेंगी, इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, आगे डेवलप्ड बनेगा, तो उस टाइम पे सबकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये था हमारा रशिया का फार ईस्ट। अब क्वेश्चन देख लो जल्दी से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, रशियाज फार ईस्ट शेयर बॉर्डर विद कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना। तो कजाकिस्तान का नहीं होता है, तो 1 1 1 गया, तो आंसर विल बी 3 ओनली। और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इट कंटेन्स हाफ ऑफ द कोल रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, ऑफ द वर्ल्ड ऐड कर लेना, ठीक है। तो ये है 1/3 नॉट हाफ, सो आंसर विल बी 3 ओनली। ओके, चलिए डन। अब आते हैं अगले आर्टिकल पे, दैट इज अबाउट द INSTC, दैट इज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। देखो, ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ये एक्चुअली सेंट पीटर्सबर्ग को मुंबई से ज्वाइन करता है यहाँ पर, ठीक है। ये सेंट पीटर्सबर्ग हो गया रशिया का,
और ये हो गया मुंबई का इंडिया, ठीक है। अब देखो इसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ये नॉर्थ की जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, मेनली आप यहाँ पर आप बात कर सकते हो यूरोपियन कंट्रीज़, और मेनली अगर स्पेसिफिकली बात किया तो ये रशिया सेंट्रिक प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो मेनली क्या करेगा, नॉर्थ की जो कंट्री है रशिया को कनेक्ट करेगा इंडिया से, दैट इज़ जो साउथ की कंट्री है, ठीक है। इसके बीच में और भी बहुत सारी कंट्रीज आएंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अजरबैजान, ईरान, तो इन सबको भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड होगी रशिया और इंडिया के बीच में, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप ऐसा कह सकते हैं कि ये एक 7200 किलोमीटर का लंबा सा प्रोजेक्ट है जो कि नॉर्थ की और साउथ की कंट्रीज़ को जोड़ता है, ठीक है, जो कि चलेगा सेंट पीटर्सबर्ग से लेके फाइनली मुंबई तक, जो कि इंडिया में लोकेटेड है, ठीक है। अब इसके साथ याद रखना कि ये जो कॉरिडोर है ये एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ लैंड कनेक्टेड प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक्चुअली में एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट क्या होता है कि यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो सिर्फ और सिर्फ रोड्स के थ्रू नहीं रहेगी, यहाँ पर कुछ कहीं जगह शिप्स भी यूज़ किया जाएगा, कहीं जगह एरोप्लेन भी यूज़ किया जाएगा, तो आप इसे कह सकते हैं कि मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको याद रखना कि कौन कौन सी कंट्रीज़ यहाँ पर आती हैं। पहली तो है इंडिया, फिर ईरान, अफगानिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप की ये कंट्रीज़। यूरोप इन शॉर्ट आप पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट एक हिसाब से लिख सकते हैं, बिकॉज ये यूरोप को मैरीटाइमली कवर करने वाला है, ठीक है। तो सिंपल प्रोजेक्ट ये है कि यहाँ इंडिया से जाएगा, एक्सपोर्ट होके यहाँ तक कंप्लीट, फिर यहाँ से रशिया अपना कुछ प्रोडक्ट वापस भेजेगा। तो इन शॉर्ट ये इंडिया और रशिया सेंट्रिक प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कौन कौन से सीज़ और ओशंस के थ्रू पास हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से चालू होता है, पर्शियन गल्फ जाता है, कास्पियन सी है, बाल्टिक सी है, नॉर्थ सी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेडिटेरियन सी है, फिर यहाँ पर दिस कंप्लीट रेड सी, और फिर फाइनली इंडियन ओशन। तो ये सीज़ भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। और अगर ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होता है, जो इंडिया और रशिया के बीच में ट्रेड होता है ना, उसका लगभग 30% से जो भी कॉस्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा। अगर मान लो पहले इंडिया जो भी अपना माल एक्सपोर्ट कर रहा है यहाँ से, वो रशिया तक जाने में मान लो 100 रुपये ले रहा है, तो अब सिर्फ और सिर्फ 70 रुपये लगेंगे, ऐसा आप समझ लो। तो आपको मिली यहाँ पर क्या रखना है कि ये इंडिया रशिया सेंट्रिक प्रोजेक्ट है, जहाँ पर बीच की कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको फ़ायदा मिल जाएगा। ये एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, ओके। और इसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग इंडिया को मुंबई कनेक्ट हो रहा है, कौन कौन से सीज़ कनेक्ट हो रहे हैं और कौन सी कंट्रीज़ कनेक्ट हो रही है। तो मोरलेस यही क्वेश्चन आ सकता है INSTC से, अलावा कोई क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है। तो अब इसको अटेम्प्ट कर लो। हाउ मैनी कंट्रीज़ पासेस थ्रू INSTC, लाइक विच कंट्रीज पासेस थ्रू INSTC, ठीक है। तो इट इज़ अर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान। तो इट विल बी 1, 2 and 3, ओके। चलो आते हैं अगले आर्टिकल पे, और अगला आर्टिकल इज़ अबाउट रणथंबोर नेशनल पार्क। देखो अभी रिसेंट में क्या हुआ है ना कि NGT ने बोला है कि एक रणथंबोर फेस्टिवल होता है, तो उसके रिगार्डिंग हमारे NGT ने ये बोला है कि ये रणथंबोर फेस्टिवल तभी कंडक्ट होगा जब हायर अथॉरिटीज़, और आप कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, इसके लिए परमिशन देंगी, ठीक है। अगर आप रणथंबोर नेशनल पार्क को देखिए, ये राजस्थान में लोकेटेड है, ये हमारा रणथंबोर नेशनल पार्क। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको याद रखना है वो ये है कि यहाँ पर नॉर्थ पे आपको बानस रिवर देखने को मिलेगी, ठीक है, बानस रिवर, ठीक है। और नीचे यहाँ पर आपको चंबल रिवर देखने को मिलेगी यहाँ पर, ओके, यहाँ पे जैसे ऐसे जाएगी, ठीक है। बानस और चंबल रिवर याद रखना। ये वैसे बता सकते हो किसकी ट्रिब्यूटरी है, किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये, बानस, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और वो रिवर आई थिंक दिल्ली से भी पास होती है, थोड़ा सा हिंट दे दिया है, एक बार ट्राई करो, ठीक है। अब देखो इसका थोड़ा सा इतिहास समझ लेते हैं कि सबसे पहली बात इसे 1955 में स्टैब्लिश किया गया था, और उसका उस टाइम पे नाम था सवाई माधवपुर गेम सेंचुरी। मेनली राजाओं की खुशियों के लिए था, शिकार करेंगे एंड ऑल दोज थिंग, ठीक है। उसके बाद 1973 में जब हमारा प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ तो उसे प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के अंदर रख दिया गया। फिर फाइनली 1980 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। अब ये जो रणथंबोर नाम पड़ा है यहाँ के एक फेमस फोर्ट की वजह से पड़ा है, एक रणथंबोर फोर्ट है, उसकी वजह से रणथंबोर नेशनल पार्क बुलाया जाता है। अब एक और चीज़ आपने याद रखनी है यहाँ पर कि यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीशी पाई जाती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज धाक और धक, ठीक है। और ये एक ऐसी स्पीशी है जो कि लंबे टाइम तक ड्रॉट को सर्वाइव कर सकती है। ये देखो, धक और धाक, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, ठीक है। ये बहुत ही प्राइम स्पीशी है वहाँ की, याद रखना इसको। अब इसके बाद इसको अटेम्प्ट कर लो। धाक, अ स्पीशी ऑफ ट्री विच इज ड्रॉट रेजिस्टेंस फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इट इज़ रणथंबोर नेशनल पार्क। तो आंसर विल बी 1 ओनली, ठीक है। अब आते हैं अगले आर्टिकल पे, एंड इट इज़ अबाउट लेक विक्टोरिया।
तो सबसे पहले तो आप याद रखिए कि लेक विक्टोरिया में हुआ क्या है। देखो यहाँ से जो तंजानिया है ना, यहाँ से एक एक्चुअली प्लेन जा रहा था, पैसेंजर प्लेन था, और ये क्रैश कर गया लेक विक्टोरिया में, इसलिए दिस लेक विक्टोरिया इज इन न्यूज़। ओके, और ये जो लेक है इसे हम लेक न्यांजा भी कहते हैं, याद रखना इसको। और ये ट्रॉपिकल एरियाज़ का वर्ल्ड का सबसे बड़ा और यू कैन से वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक है। अब देखो आपने बहुत सारी चीज़ सुनी होगी कि बाय वाटर कौन सा लार्जेस्ट लेक है, बाय एरिया कौन सा लार्जेस्ट लेक है। देखो ये सब यूपीएससी नहीं पूछता है, तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस मत करना, ये यूपीएससी कुछ भी नहीं पूछेगा। मेन्यू पे अगर पूछेगा तो मोरलेस बाउंड्री कंट्रीज पूछेगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर केनिया हो गया है, ठीक है, यहाँ पर तंजानिया हो गया है, और उसके बाद युगांडा हो गया है, ठीक है। बट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि इसके कैशमेंट एरिया में कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड हैं। तो ये 3 कंट्रीज तो आएंगी, युगांडा, केनिया और तंजानिया, बट 2 और कंट्रीज आती हैं, दैट इज़ रवांडा, और यहाँ पर नीचे आ जाती है, यहाँ पर थोड़ा आगे आप चलेंगे तो इट विल बी बुरुंडी। तो कैशमेंट एरिया में याद रखना 2 रवांडा और बुरुंडी इसकी बॉर्डर टच नहीं करते हैं, बट कैशमेंट एरिया में आते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज दिस कैशमेंट एरिया। चलो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट इज दिस कैशमेंट एरिया। अब तो प्रीलिम्स का टाइम भी आ गया, ज्योग्राफी पढ़ ली होगी, तो एक लाइन में डिफाइन करो व्हाट इज कैशमेंट एरिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर वैसे बहुत सारी रिवर्स इसको फेड करती है, बट 2 इंपॉर्टेंट रिवर याद रखना, एक होगी रिवर मारा, ठीक है, और दूसरी हो गई कगेरा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है जो इसको फेड करते हैं, मतलब यहाँ पर अपना वाटर रिलीज करते हैं। इसके बाद सिंपल सी बात है, यहाँ से आउटफ्लो भी होता है एक रिवर का, नाइल रिवर का, लेकिन यहाँ से सिर्फ वाइट नाइल रिवर निकलती है, याद रखना वाइट नाइल रिवर यहीं से ही निकलती है, ठीक है, समझ में आया। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लेक विक्टोरिया। अब आते हैं क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैशमेंट एरिया ऑफ लेक विक्टोरिया। इट इज़ रवांडा, युगांडा, तंजानिया, केनिया, बुरुंडी। इट इज़ 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया और इसके ऊपर फोकस भी किया। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ख्यारी सतम पीक। बस इसके बारे में आपको ये चीज़ जाननी है कि अभी हुआ क्या था ना, एक एवरेस्ट में चढ़ने के लिए एक पर्सन गया था यहाँ पर, ओके। सो ऐसा कहा जा रहा है वो पर्सन गायब हो गया और चाइना ने उसको कैप्टिविटी में रख लिया, ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था अभी ये, तो उसकी वजह से ख्यारी सतम पीक न्यूज़ में आया, ठीक है। ये जो ख्यारी सतम पीक है ये एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट पीक है, ठीक है, और ये ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और ये जहाँ पर जो हमारा LAC पड़ता है ना, यहाँ पर कंप्लीट LAC पड़ेगा, उसके बहुत क्लोज है। वैसे आपको पता है ये ख्यारी और सतम का मतलब क्या है। जो ख्यारी थे एक वॉरियर थे यहाँ पर, और सतम उनकी शील्ड आर्मर को कहा जाता था, तो ख्यारी सतम, ओके। तो मेन क्या रखना है आपको कि ये अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट पीक है और ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, LAC के क्लोज में है, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ख्यारी सतम, ओके। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इक्वेटोरियल गिनी, ओके। अब देखो इक्वेटोरियल गिनी एक ट्रॉपिकल कंट्री है। वैसे बार बार मैं ट्रॉपिकल टेम्परेट बोलता रहता हूँ, चलो डिफरेंस बताओ कमेंट सेक्शन में कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो जो हमारी इक्वेटोरियल गिनी कंट्री है, ये देखो वेस्ट कोस्ट में लाई करती है, देखो ये रहा हमारा वेस्ट कोस्ट, ठीक है, ये रहा हमारा कंप्लीट इक्वेटोरियल गिनी। तो अंग्रेज़ों ने कितने अच्छे से काटा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से ये रही हमारी इक्वेटोरियल गिनी, ठीक है। अब देखो ये इसके पास कुछ आइलैंड्स भी हैं, एक्चुअली टोटल 5 आइलैंड्स हैं, मतलब ये इनका मेन लैंड है, ये जो अटैच है किससे, अफ्रीका से, और ये उनका एक मेजर आइलैंड, वैसे 5 आइलैंड है बट ये उनका एक मेजर आइलैंड है, जिनमें इनका कैपिटल मालाबो भी लोकेटेड है। कौन सा, मालाबो। और ये उनका मेन लैंड है जिसका नाम है रियो मुनी, याद रखना रियो मुनी मेन लैंड है, और मालाबो जो है वो क्या है, उनका कैपिटल वाला आइलैंड है, जो आइलैंड है जिसमें कैपिटल लोकेटेड है, ओके। अब यहाँ पर बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लो, यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलेगा अटलांटिक ओशन में बाइट ऑफ बियाफ्रा, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद ऊपर आपको मिलेगा कैमरॉन और नीचे गैबॉन, ये कंट्रीज याद रखना। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन है यहाँ पर, दैट इज़ पीको बेसाइल, यहाँ की हाईएस्ट पीक है, ठीक है, पीको बेसाइल, और रिवर ओला, अगर याद रहे तो याद कर लेना, अदरवाइज नो नीड। देन वी कम टू द लास्ट आर्टिकल फॉर टुडे, दैट इज सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। आपने अभी बड़ी न्यूज़ सुनी होगी कि अफ्रीका चाहता है इंडिया वहाँ पर इन्वेस्ट करे, तो एक्चुअली यही वो कंट्री है जिसने इंडिया को इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाया है यूरेनियम एंड गोल्ड में। तो जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कंट्री है एक्चुअली ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है। और बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी है, चाड, सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कैमरॉन, ठीक है, डन। इसके बाद यहाँ पर हाईएस्ट पीक है दैट इज माउंट नगोई, और दिस मेनली लाइज इन द सवाना जोन ऑफ अफ्रीका। वैसे सवाना पता है क्या होता है, इट इज़ ग्रासलैंड डियर, ठीक है। सो विद दिस वी कंक्लूड आवर टुडेज डिस्कशन। नाउ वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर स्टफ। टिल दैट टाइम, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।